हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है फॉर पीजीटी एग्ज़ाम्स। उसके बाद पहली जो मैं बता देती हूँ, अभी जो सुबह वीडियो अपलोड की थी उसमें थोड़ा सा मैंने अपोजिट बोल दिया, जो लाइमन था उसके बारे में कि यहाँ से N1 की बजाय मैंने बोला था शायद N2 या फिर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो उसको मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये क्लियर है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद N1 पे अगर आ जाए तो वो होगा लाइमन सीरीज़। कहीं से भी N1 से ऊपर से जितनी भी ये लेवल्स हैं, लेवल ऑफ एनर्जीज है, वहाँ से लेके N1 पर अगर आ जाए तो लाइमन सीरीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले किसी में से N2 पे आए तो बार्मर होगा, फिर 3 पे आए तो ये होगा। मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, ना कि कुछ और जो भी यहाँ से यहाँ पे जाना या फिर इधर एक्सचेंज करना, नहीं। जब N1 पे आएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से तो लाइमन हो जाएगा। N2 पे आएगा कहीं से भी ऊपर से, यहाँ से अगर यहाँ पे गया है तो वो बार्मर नहीं होगा। ऊपर से N3, 4, 5, 6 से नीचे आएगा तब वो बार्मर होगा। इसी तरह ब्रैकेट, फंड और ये सब होगा। आ गया समझ? मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा तो भी लाइमन होगा, यहाँ से जाएगा तो भी लाइमन होगा, और ये भी लाइमन है और ये भी। इसी तरह से ब्रैकेट क्या होगा, बार्मर क्या होगा, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कहीं से भी आए। तो ये क्लियर हो गया। एक फोटो, ये N1 की वैल्यूज़ होती हैं, वैसे लाइमन के लिए 1 और बार्मर के लिए 2, 3, 4। अब इसमें ध्यान दिया होगा आपने, जो गैप है इनके बीच में, लेवल्स के बीच में जो गैप है, ये थोड़ा ज़्यादा है, कम है, फिर कम है, कम कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैप इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, या फिर लेवल्स के बीच का गैप सेम रहता है। तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि गैप जो है जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या है, अगर वो बोलते हैं कि n=6 से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉन n=1 पे आ गया है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगे हमें उसके स्पेक्ट्रा में। या फिर पूछ ले n=4 से n=1 पे आ गया है तो कितना होगा, या फिर n=3 से 2 पे आ गया, 4 से 2 पे आ गया, मतलब ट्रांजिशन हुआ है तो कितने नंबर ऑफ लाइंस हमें दिखेंगे। उसके दो सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, याद कर लेना अच्छे से। पहला तो यही है, कंडीशन ध्यान रखना बट, कि अगर ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, N1 पे आता है, n=1 पे, कहीं से भी ऊपर से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी जो स्पेक्ट्रा में दिखेंगी, वो हो जाएगी n×n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n×n-1 डिवाइडेड बाई 2 अगर ग्राउंड स्टेट पे आया है तो फॉर ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर मेरे को बोल दिया कि किसी भी दो लाइन के बीच में ट्रांजिशन हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रख लोगे, ये किसी भी ट्रांजिशन के लिए पॉसिबल है और ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे अगर आता है वहाँ से तो होगा। एक क्वेश्चन जो मुझे ध्यान में पूछा था वो था कि n=5 से n=1 पे जब आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगी, ये पूछा जा चुका है। ये शायद KVS में या NVS में कहीं पूछा है, और इसको फिर सिंपल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला तो क्या करोगे, आप ऐसे लाइन्स बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, फिर ये हो सकता है ये यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, ऐसे बना बना के देखो। उससे अच्छा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। इसका क्या हो जाएगा, 5 × 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ध्यान रख लेना इन दोनों फॉर्मूलेज को अच्छे से। उसके बाद एक चीज़ और बतानी है कि 5 तक तो आपको पता है कि फंड लाइन तक आते हैं, लाइमन, बार्मर, ब्रैकेट, पाशन और फंड। लेकिन जो 6 होती है, n=6 पे जो आएगा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, हम्फ्रे लाइन, हम्फ्रेज। ठीक है, हम्फ्रे की लाइन है ये सब तो पता है 5 तक। 6 को हम्फ्रेज लाइन बोलते हैं, पूछ सकते हैं। अभी क्या है, एक और चीज़ एक्स्ट्रा है बट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यहाँ मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ पे गया, इस ट्रांजिशन के रिगार्डिंग लाइट आ रही, कोई लाइन आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे,
तो क्या होता है, जैसे जैसे N2 का लेवल बढ़ता जाता है, मतलब हायर लेवल से जब नीचे आता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, मतलब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ वाली लाइन शो करेंगे। समझ आ रहा है? मान लो यहाँ से यहाँ पे अगर आपने पूरी गैस भर रखी है यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो मान लो यहाँ से यहाँ पे जो जा रही है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। तो 4 से अगर यहाँ पे शो करें या फिर 4 से 2 पे करें तो वो होंगी लगभग इसकी आधी 50। लेकिन जब और ऊपर जाते जाओगे 8 या 9 से जब नीचे आओगे तो बहुत ही कम होती है, यानी कि 1 या फिर 2 होंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हायर ट्रांजिशन से हम नीचे आएंगे ज़्यादा N2 का वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इंटेंसिटी है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगे, कम होती जाएगी जैसे जैसे N2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्यों होगा ये? और अगर कोई पूछे तो अब देखो ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे लेके जाना एनर्जी थोड़ी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहले एक्साइट करना पड़ेगा तभी तो वो वापस आके एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और ये इतनी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए कम स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ N2। अब हम लोग करते हैं कि बोहर का जो मॉडल था उसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वीकनेस क्या क्या थी। तो वीकनेस ऑफ बोहर मॉडल, इसने स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था वो एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या था, हाइड्रोजन का ही तो स्पेक्ट्रा था, पिछली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो हाइड्रोजन का तो एक्सप्लेन कर दिया, हाइड्रोजन लाइक का भी कर दिया, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम +3, इनका कर दिया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये स्पेक्ट्रा ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इसमें इतनी सारी लाइंस वगैरह क्यों आ रही हैं, और मतलब मैच ही नहीं करा था जो एक्सपेरिमेंट था और थ्योरेटिकल जो हमने सोचा था। उसके बाद आता है जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। 2 इफेक्ट होते हैं, इनको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या होते हैं जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट? एक सेकेंड। अब बोर के मॉडल के बाद अब जो हमें पता है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूमेगा ही न्यूक्लियस के चारों तरफ, बट वो अपनी एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूमता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, उसका अपोजिट जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। थोड़ा समझ आ रहा है? अर्थ जैसे रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो उससे क्या होता है कि 2 स्पिन बन जाती हैं जिसको हम MS से डिनोट करते हैं, +½ और दूसरा हो जाएगा -½ तो इनकी वजह से क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो एक लाइन हमें दिख रही थी स्पेक्ट्रा की, मान लो कि n = 4 से n = 1 पे आ रहा है, तो एक लाइन हमें दिखेगी इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तो ये एक है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि MS = ½ वाली तो लाइन अलग से दिखेगी और इसके लिए एक अलग से लाइन हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से होती है, +½ और -½ की वजह से, मैग्नेटिक स्पिन जो था उसकी वजह से। तो अब तो हम बता सकते हैं, लेकिन बोर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो ना तो वो जीमन इफेक्ट को बोल पाया था ना स्टार्क इफेक्ट को। अब जीमन क्या है, मन से याद रखना, मैग्नेटिक, मन थोड़ा मैग्नेटिक से मिलता जुलता है। स्टार्क स्पार्क से याद रखना, स्पार्क किसमें होती है, स्पार्क कब आएगी, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नॉर्मल स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका स्प्लिट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलेंगे, जीमन इफेक्ट। कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो नॉर्मल जो लाइंस आ रही थी वो स्प्लिट हो गई हैं, टूट गई हैं और लाइंस में, उसको क्या बोलेंगे, जीमन इफेक्ट। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नॉर्मल जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। सिंपल है, समझ आ गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेंगे कि स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में शो होता है या फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। तो इतना समझ आ गया जीमन और स्टार्क इफेक्ट। यार मल्टी इलेक्ट्रॉनिक को समझा नहीं पाया था। इसके बाद बात करते हैं 3D मॉडल का। अब बोहर ने क्या बोला था, ये कोई न्यूक्लियस है, जैसे ये हाथ में न्यूक्लियस रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बस। तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो गया सर्कुलर पाथ में एक फ्लैट एटम हो गया, पूरा का पूरा एटम क्या हो गया, फ्लैट।
लेकिन अब हमें पता है कि एटम फ्लैट नहीं, स्फेरिकल होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के, ना कि एक सर्कुलर पाथ में, वो घूमता है चारों तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि फ्लैट नहीं है, एक सीडी डिस्क जो होती थी पहले, सीडी आती थी ना, उसकी तरह इसने एटम को माना है कि वो बीच में होल था, वो न्यूक्लियस है, और फिर चारों तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो फ्लैट है। लेकिन एटम फ्लैट नहीं होता है। इसी को कनेक्ट करके चलते हैं कि एक तो इन्होंने बोला कि 3D मॉडल है, तो ये ऐसे फ्लैट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, क्या कोई पोलराइजेशन दिख रही है? मतलब पोलराइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ठीक है, और बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, दो ऑर्बिटल्स आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पोलराइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब सारी जगह पे इसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इस पाथ पे चारों हर जगह पे डेंसिटी सेम है। अब लेकिन अभी क्या पता है हमें कि पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बाकी ये जो जगह बच गई यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरह से डी ऑर्बिटल को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा होगा 4 का, तो मतलब इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन बोर ने क्या बोला, यही मिलेगा, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है, तुम किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ वहाँ पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो इसने क्या किया, पोलराइजेशन जो होती है, पोलराइजेशन ऑफ एटम, या फिर ऑर्बिटल बोल लो, ऑर्बिटल उसको नहीं बता पाया। और अगर पोलराइजेशन नहीं है तो केमिकल बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं ये भी नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये तीनों कनेक्टेड चीज़ है। 3D मॉडल नहीं बता पाया था, पोलराइजेशन और फिर बॉन्ड्स कैसे बनेंगी वो भी नहीं बता पाया था। तो ये 2 चीज़ें और थी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। तो इनको पूरा डिटेल में तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वहाँ पे इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। इन्होंने बोला था कि मोमेंटम और पोजीशन किसी भी पार्टिकल का हम एक साथ नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो हम इसका मोमेंटम और साथ के साथ उसी टाइम की पोजीशन हम नहीं बता सकते। लेकिन बोर ने तो बोल दिया ना कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही मिलेगा, इस पाथ पे मिलेगा, तो ये क्या होगी, एक सर्टेनिटी होगी जो कि अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, मतलब डी ब्रोगली ने बोला था कि एटम जो है, जो पार्टिकल है, वो सिर्फ पार्टिकल नेचर शो नहीं कर रहा, उसके अंदर वेव नेचर भी है। ठीक है, मतलब जो एटम है उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, दोनों का नेचर है, इसलिए ड्यूअल नेचर बोलेंगे। लेकिन बोर ने क्या माना है, पूरा को पूरा पार्टिकल की, पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये भी पार्टिकल है, पूरा पार्टिकल नेचर माना है उसको। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब हम करते हैं बोर के जो फॉर्मूलाज थे उनके न्यूमेरिकल्स, 3-4 करेंगे, ज़्यादा नहीं करने। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम। आयनाइज करना है पहले, तो ये ध्यान रखना, आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज 5th ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ने कौन सा ऑर्बिट में है, 5th ऑर्बिट में है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n² जूल्स पर एटम। ठीक है, ये तो है एनर्जी का, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्या बोला है कि आयनाइज करना है, आयनाइज करना है मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी n=∞ पे भेज देना है। n=∞ मतलब इतनी दूर भेज देना है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर ना पड़े, सिंपल, यही बता चुकी हूँ मैं पहले। तो n2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, इन्फिनिटी, और था कहाँ पे ऑर्बिट हमारा, 5th ऑर्बिटल में, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो इस, मान लो ये 5th ऑर्बिट है और ये इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँगी तो ये एनर्जी आ जाएगी मेरे पास कि यहाँ तक यहाँ ले जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो सिंपल करना है कि an डेल्टा E जो एनर्जी मुझे चाहिए होगी वो क्या हो जाएगी, E फॉर n=∞ माइनस E फॉर n=5। आगे समझ, n=∞ अगर मैं पुट करूँगी तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, उसका इन्फिनिटी का स्क्वायर भी तो इन्फिनिटी होगा ना, और उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0 माइनस एनर्जी ऑफ n=5। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ 5 लिखो, यहाँ पे कितना था, मतलब ये 0 को हटा दूँ मैं यहाँ से,
तो बच गया माइनस एनर्जी ऑफ 5, तो ये हो गया माइनस ऑफ ई एन इज इक्वल टू 5 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना है, वही जूल्स, नंबर ऑफ जूल्स क्या आ जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी। अब सीधी सी बात है, पॉजिटिव आए मतलब एनर्जी हमने दी है, और आयनाइजेशन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। समझा चुकी हूँ ये सब में कि एनर्जी नेगेटिव आई तो मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, पॉजिटिव आई है मतलब दी है एनर्जी हमने। ठीक है, समझ आया। तो n टू इनफाइनाइट हो जाएगा आयनाइजेशन के लिए, और फिर ऐसे सोल्व कर दिया पूरा पूरा। अब इतना अगर नहीं करना है तुम्हें, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी, तो क्या करना है, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन होता है, जिस एन पे इलेक्ट्रॉन है, जिस एन पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ से लेकर अगर आयनाइज करना है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला इनफाइनाइट माइनस एन हो जाएगा। इनफाइनाइट हमेशा जीरो होगी एनर्जी अगर रखूँगी, तो एन इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है, जीरो, और ये होगा माइनस ऑफ ई एन, तो माइनस ऑफ माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन एन स्क्वेयर, इतने जूल्स पर एटम। माइनस माइनस को प्लस लिख देती हूँ, और यही क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन का एटम दिया हो तुम्हें, जब भी हाइड्रोजन का एटम दिया हो और पूछा हो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे है, किसी भी लेवल पे आपको दे रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे है तो आयनाइजेशन एनर्जी बताओ nth लेवल पे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो नॉर्मल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी प्लस में, प्लस आ गया साइन, बस सब कुछ सेम रहेगा। आगे समझ। और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पूछते तो इसको क्या करना पड़ता है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सेम आयनाइजेशन एनर्जी अगर बोलिए तो फॉर हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या करना है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जो अपनी नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला था सिंपल, जो हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला था, उसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन कर दोगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, और एन की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। चलो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x पिकोमीटर, देन द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड की निकालनी है, किसकी निकालनी है, थर्ड की बोर ऑर्बिट विल बी, क्या हो गई। इससे पहले एक ध्यान आ गया मेरे को, कन्वर्जन जो है, एक जूल जो होता है, जूल किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जहाँ पे जूल लिखा हो, जहाँ पे जूल लिखा हो उसकी जगह पे हम क्या भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये सेकंड स्क्वायर डिवाइड में है इधर। ठीक है, जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहीं पे भी अगर आपको किलोग्राम मीटर और ये सब गिवन हो और नीचे जूल आ रहा हो तो उसको कन्वर्ट ऐसे कर देना, इसकी जगह जूल की जगह पे ये लिख देना, क्योंकि एक जूल इसके बराबर होता है 1 किलो। आगे समझ। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो पहले इसको खुद से ट्राई करो, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है कि बोर ऑर्बिट जो था, रेडियस अगर हम नॉर्मल बात करें तो वो आर एन किसके बराबर थी, एन स्क्वायर ए नोट, और यहाँ पे जो ए नोट या फिर आर नोट से जो डिनोट किया था उसको ही क्या बोला था, बोर रेडियस। ठीक है, ए नोट से भी कर देते हैं, कहीं कहीं जगह पे आर नोट भी कर देते हैं, और इसकी वैल्यू याद हो तो कितनी बताई थी, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो मतलब ए नोट की वैल्यू हमें क्या दे दी है, एक्स दे दी है, तो R3 निकालना है हमें थर्ड ऑर्बिट का। R3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 9x, सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लिखा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस, हाइड्रोजन एटम की तुम्हें गिवन है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इन द ग्राउंड स्टेट, और नीचे ये ऑप्शंस गिवन है। लिथियम 2 पॉजिटिव की निकालनी है, हाइड्रोजन की गिवन है, तो रेडियस का जो आर एन का फॉर्मूला था वो क्या बताया था आप लोगों को, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नोट अपॉन जेड, या फिर अगर सिंपल मैंने बोला था कि जो हाइड्रोजन की रेडियस होती है उसको जेड से डिवाइड कर दोगे तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक की मिल जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या करना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय जेड, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है हमें, 0.53 डिवाइडेड बाय इसका 3 हो जाएगा जेड, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, 1
0. ये आएगा 0.17, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया? या फिर इसकी जगह पे अगर फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आर नोट की वैल्यू रखोगे ये वाली 0.53 और एन स्क्वायर कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है 1 ही है, और फिर ये जेड की वैल्यू 3 रखोगे, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है सिंपल ये याद रखना कि हाइड्रोजन लाइक का रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय जेड। इसी तरह एनर्जी को क्या किया था, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्रीमेंट विद बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर का जो मॉडल था उसके साथ कौन एग्री नहीं करता। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दिया था। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में ये आ जाएगा पोली का प्रिंसिपल क्या है, बट ये भी एग्री करता है। प्लैंक्स थ्योरी क्या थी, याद करो दोबारा से, सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही बता दी थी। प्लैंक्स थ्योरी एग्री करती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं करता, यही तो बोर की लिमिटेशन थी ना। हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको नहीं बता पाया था, और डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ थी या फिर ड्यूअल नेचर था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उनके स्पेक्ट्रा को, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, उसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो ये है सवाल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन n = 6। n = 6 पे इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉप करते हैं। पहले बताओ ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कितनी बनेगी, और दूसरा बताओ n = 4 पे आएगा तो कितना बनेगा। मतलब n = 6 से ग्राउंड स्टेट पे जाएगा तो कितनी बनेगी, ये पहले वाली वैल्यू, और n = 6 से 4 पे आएगा तो कितनी बनेगी। रिस्पेक्टिव वैल्यूज है, 15 है, 3 है, 12 है, 4 है, 6 है, 4, 5। तो ठीक है, आंसर कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बता चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर थोड़ा सा भी आपको नया कुछ सीखने को मिला है, आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ में जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा।